हेलो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो टॉपिक है, इसमें लास्ट वीडियो मैंने डाला था मेसल्सन एंड स्टॉल थ्योरी, और इस पे हम देखेंगे डीएनए रिप्लिकेशन जो उन्होंने बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। तो वो क्या प्रोसेस है उसका और वो कैसे होता है ये हम देखेंगे वीडियो में। और मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ कि अब आप लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। मान लीजिए कि 1 मंथ है, क्योंकि उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी करने हैं, है ना। तो टोटल आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए 1 मंथ है। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। 12th बोर्ड के लिए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कैसे क्या करना है, और डायग्राम प्रैक्टिस तो मस्ट है ना। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला होता है, लेकिन आपको बनाना पड़ता है। अगर उसमें है डायग्राम तो आप जरूर बनाइए, ये मेरा एडवाइस है आप लोग को, क्योंकि इससे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और प्रैक्टिस करनी है आपको लिख लिख के। तो आपके इस स्कूल में, कोचिंग में, जहां पर भी टेस्ट हो रहे हैं आप उसको बिल्कुल दीजिए, टेस्ट से भागिए मत, है ना। क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतनी गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी तो आप स्कूल में अपने टीचर से उसको सुधार सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है, क्या करना है। अगर आप टेस्ट ही नहीं देंगे तो गलती आपकी डायरेक्ट कहाँ होगी, एग्जाम में, और वो फिर आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो बच्चों, बहुत जरूरी है कि आप जो है सब्जेक्टिव भी दे, ऑब्जेक्टिव तो देंगे ही देंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट दे और सब्जेक्टिव ज्यादा, क्योंकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलो, तो अब हम देखते हैं डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन में डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रिप्लिकेट होता है ना। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है कि जैसे ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है। अब ये सबसे पहले क्या होगा, इसके दोनों जो स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे, है ना। तो इनकी जो कॉइलिंग है ये खत्म होगी, ये अनकॉइल्ड होंगे। अब ये यहाँ पर क्या होता है, डीएनए गाइरेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये इसको अलग हेलिकेज जो है ये पहले इसको अनजिपिंग करेगा, यहां से ये खुलना स्टार्ट होते हैं, ये इस तरह से ये खुलते जाते हैं, ठीक है, डीएनए। लेकिन ये पूरे का पूरा डीएनए सेगमेंट जो है, एक डीएनए, ये एक साथ नहीं खुलता। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो ये थोड़ा थोड़ा सेगमेंट इसके जो है वो खुलते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ये ऐसे खुला, अब खुलने के बाद भी इसमें क्या होता है, ये कॉइलिंग बनी रहती है। तो ये जो डीएनए गाइरेज है ये क्या करता है, रिलीजिंग टेंशन, ये टेंशन को हटाता है, और दोबारा से, जैसे कि अगर स्प्रिंग है, हम इसको अलग कर दे तो अलग करने के बाद जब छोड़ेंगे तो फिर से ऐसा मुड़ जाएगा, क्योंकि उसका जो शेप है वो वैसे ही बना हुआ है कंटिन्यूअसली, तो वो उसी शेप में आ जाता है। इसको रोकता है। डीएनए भी यही है ना, डीएनए भी डबल हेलिक्स एक दूसरे के साथ इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो ये जब खोलने के बाद अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये फिर से आपस में क्या हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा, लिपट जाएगा। तो इसको बचाने के लिए डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन और डीएनए गाइरेज ये क्या करते हैं, सुपर कॉइलिंग को रोकते हैं। दोबारा से जो ये कॉइलिंग हो जाएगा ना, इसको ये रोकते हैं, और इसके साथ ही साथ ये क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो डीएनए है जब इस तरह से खुल जाता है, तो जब ये डीएनए सीधा हो गया तो अब देखो ये आपको उल्टा वाई की शेप का दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, है ना। और जहां पर ये यहां तक ये खुला हुआ है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर खुल गया है ना, अब खुलने के बाद ये एक स्टैंड ये वाला हुआ, एक स्टैंड ये हुआ, ये 5th to 3rd एंड है, और ये 5th जब ये फिर से ये जब सिंथेसाइज होगा तो ये 5th प्राइम टू 3rd प्राइम की ओर जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो भी सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का, उसके लिए जरूरी है कि डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम सबसे पहले यहाँ पर आता है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लगेगा, उसके बाद क्या होगा, आरएनए प्राइमर आएगा, और ये धीरे धीरे, मान लो यहाँ पर एडिनिन है तो एडिनिन के आगे क्या आ जाएगा, थाइमिन। साइटोसिन है तो उसके आगे आ जाएगा गुआनिन। गुआनिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, और इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड है। यहां पर जो टूटा तो क्या ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ था ना, तो वहां पर फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। सी और जी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ए और टी के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से ये फिर से बॉन्ड बनाते जाएंगे, और एक नया
ये डीएनए का स्ट्रैंड जो है ये फिर से बन जाता है और इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया कि डीएनए पॉलीमरेज जो है यहां से स्टार्ट हुआ, आरएनए प्राइमर इसको स्टार्ट किया और ये सीधा सीधा सिंथेसिस होता गया। तो जैसा ये डीएनए का सेगमेंट है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है उसके सामने सेम वैसा ही जो है एप्यूरिन और पाइरिमिडिन आकर इसमें अटैच होते जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में ही घुले हुए हैं, डीएनए जहां पर है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो उसी से ये फिर से सिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका ये वाला स्टैंड है, ठीक, ये स्टैंड जो है यहाँ पर इसको हम कहते हैं लैगिंग स्टैंड। यहाँ पर क्या होता है कि बार बार इनको आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। एक बार आरएनए प्राइमर लगा, अब ये इतना दूर क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ, फिर प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, फिर थोड़ा दूर सिंथेसिस होता है, फिर रुक जाता है, फिर थोड़ा दूर सिंथेसिस होता है, फिर रुक जाता है। तो ये जो सेगमेंट ऐसे बना, ये इस तरह से है ना, इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक, अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये छोटे छोटे सेगमेंट के रूप में ऐसा बना है। तो यहाँ पर जो प्राइमर है जो इसको बार बार क्या करता है, जैसे कि कोई बच्चा साइकिल चला रहा हो ना, तो बार बार उसको धक्का देना पड़ता है, थोड़ा दूर चलेगा फिर धक्का देंगे, फिर थोड़ा दूर चलेगा, तो ये ऐसा है। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो क्या है, एक बार धक्का दिया तो फिर वो चल पड़ते हैं, तो ये उसी तरह से है। यहाँ पर क्या होगा, इसको बार बार आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम पॉलीमरेज भी कहते हैं, प्राइमेज भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है बाद में ये क्या होगा कि ये जो आरएनए प्राइमेज है इसको रिमूव कर देंगे और ये जो फ्रेगमेंट्स है ओकाजाकी, इसको यहाँ से पूरा एक साथ जोड़ देंगे। और जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम जो इसको जोड़ता है। लाइगेज का वही काम है, कहीं पर भी रहे इसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोला जाता है, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है। और दूसरा चीज की जो एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस का काम है, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, ये तोड़ने का काम करता है। ठीक है, डीएनए सेगमेंट को, है ना। तो यहाँ पर ये सब एंजाइम है। तो यहाँ पर देखो कि इसमें क्या हुआ, एक साथ सीधा सीधा सिंथेसिस होता गया, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट में हो रहे हैं, जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर डीएनए लाइगेज जो है ये इस फ्रेगमेंट को जोड़ देता है और इस तरह से यहाँ पर सेम जो डीएनए है वैसे ही इसके दूसरे, ये जो है ये क्या हुआ, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, यहाँ पर ये न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, ये ओल्ड है और ये न्यू स्ट्रैंड है ना। तो इस तरह से सेम उसी के जैसा ही दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ पे बन जाता है। और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये क्या होगा, ये फिर ऊपर की तरफ खुलेगा, जैसे ये यहाँ तक सिंथेसिस हो गया, ये यहाँ तक सिंथेसिस हो गया, अब ये क्या होगा, ये फिर कॉइलिंग खुलता जाएगा, ये इस तरह से फिर सिंथेसिस होगा, फिर ये कॉइलिंग खुलेगा, फिर सिंथेसिस, इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा सिंथेसिस होता जाता है और डीएनए की कॉइलिंग खुलती जाती है। यानी कि रिप्लिकेशन फोर्क जो है ये अभी यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं रिप्लिकेशन फोर्क, है ना, ये यहाँ पर है। फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा, जब ये फिर से खुलते जाएगा ना तो रिप्लिकेशन फोर्क ऊपर चला जाएगा, है ना, इसका पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए रिप्लिकेशन क्या है। और शॉर्ट वीडियो में मैंने इसका एंजाइम के डायग्राम जो है और इस रिप्लिकेशन का डायग्राम जो है वो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होता है। और इसके बाद है ना जो आगे का टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन वगैरह है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें और मुझे बताते जाएं कि इसमें और क्या क्या मुझे ऐड करना चाहिए, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए वैसे नए नए वीडियो जो है वो लाते जाऊंगी। थैंक यू।